नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएस लाइव के 7 बजे के प्रोग्राम का। आज के दिन की अगर सबसे बड़ी खबर है तो वो यही है कि ऐसा लग रहा है कि ईरान और इजराइल के बीच में जंग अब रुक जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि सीज फायर हो जाएगा, क्योंकि सीज फायर लफ्ज का इस्तेमाल अभी ईरान भी नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सीज फायर की तरफ धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं। इजराइल ने अपनी बदमाशी नहीं छोड़ी है। दोपहर में अचानक खबर चलाई गई कि ईरान सीज फायर के बाद भी हमला कर रहा है। ईरान ने इस बात के लिए बिल्कुल इनकार किया कि हमने कहीं से कोई हमला नहीं किया है, यह सिर्फ इजराइल की बदमाशी है। और ईरान अच्छी तरह से जानता है कि इजराइल सीज फायर तो कर लेता है लेकिन उसको तोड़ता बार बार है। इसीलिए ईरान ने कहा है कि हमारी उंगलियां बंदूक पर हैं, अगर वहां से जरा सी भी बदमाशी हुई तो उतना ही बड़ा ब्लो उनको दिया जाएगा। दरअसल कल रात को जो कुछ हुआ, जिस तरह से अटैक हुआ कतर में अमेरिकन बेस पर, जो अल उदैद बेस है उस पर जो अटैक हुआ, उसके बाद चीजें बहुत तेजी से बदली हैं। पहली बात तो यह कि ईरान ने यह प्रूफ कर दिया है कि इजराइल जो कहा करता था कि हम तो दुनिया के सबसे सिक्योर्ड नेशन हैं, हमारे ऊपर कोई किसी तरह का हमला नहीं कर सकता, यह सब बकवास थी, यह सब परसेप्शन बनाया गया था। जिस तरह से अंदर घुसकर ईरान ने उनकी इमारतें गिराई हैं, उनके पोजीशंस गिराए हैं, और कहा यहां तक जा रहा है कि शायद मोसाद के जो हेड हैं डेविड बर्निया, उनको भी मार दिया है, वो इजराइल के लिए चौंकाने वाला था। इस जंग में वो गया तो था ये सोच के कि हफ्ते भर में सब कुछ निपटा देंगे। पहले ही दिन प्लानिंग थी आयतुल्लाह खामनेई को मार देने की, सारे सीनियर लीडर्स के साथ। उसने सोचा ये था कि इन सबको मार देंगे और उसके बाद ईरान हफ्ते भर में कोलैप्स कर जाएगा, वैसे ही जैसे सीरिया कोलैप्स कर गया। लेकिन ये सारी प्लानिंग उल्टी पड़ गई। ईरान तो कहीं से कोलैप्स करता हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन 1/3 से ज्यादा तेल अवीव जो है वो जमींदोज हो गया है। हाइफा के अंदर आप जानते हैं कि उनका जो सबसे बड़ा रिफाइनरी उनकी जो थी, वो रिफाइनरी काम करना बंद कर चुकी है। हाइफा पोर्ट नहीं काम कर रहा है। मर्सर जो दुनिया का सबसे बड़ा शिपिंग कॉरपोरेशन है, उसने हाइफा पर काम करने से, हाइफा पर अपने पोर्ट भेजने से इंकार कर दिया। कल इलेक्ट्रिक जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर जब हमला हुआ, उसके बाद 8,000 लोग बिना बिजली के थे। जरा सा देश है इजराइल, उसके लिए इतना शॉक झेल पाना बड़ा मुश्किल काम है। और कहते हैं ना, जो लड़ाके होते हैं वो तो झेल लेते हैं। ईरान का अगर आप इतिहास देखेंगे तो सदियों से वो लड़ाइयां कर रहा है। सिकंदर भी वहां से गुजरा और उसके बाद ईरान दोबारा उठ के खड़ा हुआ। लेकिन इजराइल तो जुमा जुमा 70 साल पुराना मुल्क है, जिसने कभी इस तरह की मार नहीं झेली। अमेरिका से, ब्रिटेन से, इन सब की सहायता से उसने जहां चाहा वहां खून खराबा किया, जहां चाहा वहां लोगों को मारा और फिर अपना मुल्क बिल्कुल सेफ रखा। इस बार वो परसेप्शन टूट गया। चाहे अपने आप को सुपर पावर कहता रहे अमेरिका, चाहे अपने आप को सुपर कहता रहे इजराइल, इन सब के समझ में आया कि ईरान या किसी भी खुद मुख्तार मुल्क के साथ लड़ाई लड़ना इतना आसान काम नहीं है। और मैंने पहले ही आपको बताया था कि इजराइल खुद गया था ये कहते हुए कि अब ये जंग रोक दी जाए, लेकिन शायद ईरान ने यह तय किया था कि जब तक अमेरिका से बदला नहीं ले लेंगे तब तक ये जंग नहीं रोकेंगे। कतर में हमला कल हुआ, उसके बाद उसने कहा कतर से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, कतर के साथ हम सारे रिश्ते बहुत अच्छे चाहते हैं, हमारी दुश्मनी अमेरिका से थी, हमने अमेरिकन बेस पर बम गिरा दिए। और उसके बाद सीज फायर का प्रोसेस शुरू होता है। ट्रंप रात को बातें करना शुरू करते हैं और सुबह सुबह तक ये लगता है कि अब सीज फायर जैसी सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन इजराइल हमला करता है, वहां के एक साइंटिस्ट को मारता है और उसके तुरंत बाद एक नया हमला ईरान करता है, जिसमें वहां के 12 से ज्यादा लोगों के मारे जाने और सैकड़ों लोगों के घायल होने की खबर है। जिस तरह की तस्वीरें सुबह आई, उससे बहुत क्लियर हो गया कि अब अगर लड़ाई चलेगी तो इजराइल की तबाही को कोई नहीं रोक सकता। एक बड़ा सवाल गजा का है कि इसके बाद क्या गजा में भी जंग रुकेगी, देखना होगा, इंतजार करना होगा। एक और सवाल है कि इन सब के बीच सरकार जो हिंदुस्तान की है, उसका पूरा रवैया अजीबो गरीब रहा, किसी के साथ खड़े नहीं हो पाए, ईरान के ऊपर जो हमले हुए उनकी मजम्मत नहीं कर पाए और इस तरह से दुनिया में और ज्यादा अकेले पड़ते गए। हिंदुस्तानी ट्रॉल्स तो ऐसा लग रहा था कि इजराइल के पाले हुए ट्रॉल्स हैं, लगातार घटिया हरकतें कर रहे थे। इन सब ने हमारे देश की बहुत बेइज्जती कराई है। लेकिन हकीकत यह भी है कि इस देश का एक बड़ा हिस्सा ईरान के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा रहा। इसके अलावा देश की भी बहुत सारी खबरें हैं जिनको लेकर आ रही हैं शालिनी। देखते रहिए पूरा वीडियो। अब आगे की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी हेडलाइंस के साथ।
गौ तस्करी के शक में ओडिशा में 2 युवकों का आधा सिर मूंडा गया। खिलाई गई घास, राहुल बोले, दलितों की गरिमा कुचलने वाली हर घटना संविधान पर हमला। यूपी में टूटा बारिश का 50 साल का रिकॉर्ड। यमुनेत्री पैदल मार्ग पर 9 कैची बैंड के पास भूस्खलन हुआ। इसमें करीब आधा दर्जन यात्री मलबे में दबे, 2 शव बरामद किए गए। ईरान इजराइल युद्ध के चलते देश भर में 60 से ज्यादा फ्लाइट्स हुई कैंसिल। दिल्ली एयरपोर्ट की 48 उड़ानें हुई रद्द। यूपी, राजस्थान, गुजरात, पंजाब में भी पड़ा असर। पुणे में ट्रैफिक में फंसे नितिन गडकरी, सुरंग का निरीक्षण दौरा बीच में छोड़ा। गडकरी ट्रैफिक स्थिति सुधारने के मकसद से बनाए जा रहे 4 लेन अंडरग्राउंड टनल प्रोजेक्ट का जायजा लेने जा रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उद्योगपति गौतम अडानी ने एक कार्यक्रम में कहा, हमारे द्वारा बनाए गए ड्रोन्स ने ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहलगाम आतंकी हमले के आरोपियों को 5 दिन की एनआईए कस्टडी में भेजा गया। एनआईए ने कुछ दिन पहले परवेज अहमद जोथर और बशीर अहमद जोथर को गिरफ्तार किया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में आया सामने, पहलगाम हमले में जिन आतंकियों के स्केच जारी हुए वो असल आतंकी नहीं थे। स्कूल में प्रिंसिपल पिता ने नीट टेस्ट में कम नंबर आने पर बेटी की डंडों से पिटाई की। घायल लड़की की अस्पताल में हुई मौत। अब वक्त कुछ बड़ी खबरों को परखने का। यूपी में कथावाचक के साथ क्यों हुई बदसलूकी। यूपी के इटावा में एक कथा सुनाने वाले कथावाचक के साथ सिर्फ इसलिए बदसलूकी की गई क्योंकि वो जन्म से ब्राह्मण नहीं थे। दादरपुर नाम के एक गांव में कथा करने पहुंचे मुकुटमणि और संत सिंह व्यास और उनके कुछ साथ आए लोगों के साथ बदसलूकी की सारी हदें लांघ दी जाती हैं। दरअसल इन लोगों को गांव में कथा करने के लिए गांव वालों ने बुलाया था। 21 जून को जब ये लोग एक गांव में कथा करने पहुंचे तो 2 दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन अचानक से कुछ गांव के लोगों ने इनसे इनकी जाति पूछी। इसके बाद ही पूरा विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि जाति उजागर होने के बाद गांव के ही कुछ प्रभावशाली लोगों ने कथावाचक और उनके सहयोगियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। उनके सिर के बाल और चोटी तक काट दी गई। धार्मिक वाद्य यंत्र, हारमोनियम और ढोलक तक तोड़ दिया गया। कथावाचक के 25,000 रुपए भी छीन लिए गए। यही नहीं, अपमान की हदें तो तब पार हो गई जब कथावाचक और उनके साथियों पर एक महिला का पेशाब डालकर शुद्धिकरण करने का नाटक किया गया। ये पूरी घटना मोबाइल कैमरे में कैद कर ली गई और जैसे ही इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पूरे प्रदेश में हलचल मच गई। विपक्ष ने भी इसका कड़ा विरोध किया। वीडियो में कथावाचक पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो एक महिला के पैर छुए और जब वो इससे इनकार करते हैं तो उनके बाल काट दिए जाते हैं और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता है। कथावाचक मुकुटमणि ने बताया कि गांव वालों ने हमें खुद बुलाया था। हम श्रद्धा से कथा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि हम यादव हैं, हमारे साथ बर्बरता शुरू कर दी गई और उन्होंने हमारे सिर के बाल काट दिए, पैसे छीन लिए गए। बीजेपी विधायक के समर्थकों ने एसडीएम को क्यों पीटा। अभी हाल फिलहाल में वंदे भारत में सीट न देने के कारण बीजेपी विधायक के समर्थकों ने एक व्यक्ति को खूब मारा पीटा और मार मारकर उसे जख्मी कर दिया। वहीं दूसरी ओर एक और बीजेपी विधायक की सरेआम गुंडागर्दी की खबरें सामने आई हैं। यूपी के बांदा में बीजेपी के विधायक प्रकाश द्विवेदी ने एसडीएम को सरेआम तमाचा जड़ दिया। और तो और जब एसडीएम अमित शुक्ला को बचाने दीवान साहब आगे आए तो उन्हें भी बख्शा नहीं गया, उन्हें भी पीट दिया गया। ये पूरा मामला एक ओवरलोड ट्रक को छुड़वाने का था, क्योंकि एसडीएम ने एक ओवरलोड ट्रक को रोक लिया था और एमएलए साहब ट्रक छुड़वाने पर आमादा थे और बीजेपी विधायक लगातार ओवरलोड ट्रक को छोड़ने का दबाव बना रहे थे। दरअसल बांदा में खनन की जांच कर रहे एसडीएम और सीयू की टीम पर नरैनी में हमला हुआ। आरोप है कि ओवरलोड ट्रक सीज करने पर 25 से 30 लोगों ने एसडीएम की गाड़ी घेर कर ड्राइवर से मारपीट की और ट्रक छुड़ाने का दबाव बनाया। चालक की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई। घटना रविवार रात करीब 1 बजे हुई। चालक का आरोप है कि उसे जान से मारने की नियत से उसके सिर पर जैक के रॉड से हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन उसने किसी तरह खुद को बचा लिया। घटना के दौरान पैगंबरपुर तिराहे पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के दुकानदार अपनी दुकानों को छोड़कर भागने लगे और बाहर सो रहे लोग भी अपने अपने घरों में जाकर छिप गए। पूरे क्षेत्र में भय का माहौल बन गया। इस बीच बीजेपी एमएलए भी मौके पर पहुंचे और जब एसडीएम ने इनकार किया गाड़ी छोड़ने से तो गाड़ी पलटाने की कोशिश की गई और अभद्रता की गई।
गौ तस्करी के शक में उड़ीसा में युवकों को क्यों पीटा गया? उड़ीसा के गंजाम जिले से एक बेहद ही घिनौनी और अमानवीय घटना सामने आई है। गौ तस्करी के शक में दो दलित युवकों बबुला नायक और बुल्लू नायक को खरीगुमा गांव में कुछ लोगों ने बुरी तरह पीटा। 22 जून को ये दोनों युवक सिंगीपुर गांव से हरिऔर इलाके से 2 गाय और एक बछड़ा लेकर अपने गांव जा रहे थे। खरीगुमा गांव में कथित गौ रक्षकों ने उन्हें रोका। उन्होंने इन युवकों से 30,000 रुपए मांगे। जब उन्होंने पैसे देने से मना किया तो उन्हें बेरहमी से पीटा गया और इसके बाद इंसानियत की सारी हदें तो तब पार हो गई जब उन्हें एक सैलून ले जाकर उनके आधे सिर मुंडवा दिए गए। इसके बाद उन्हें 1 किलोमीटर तक घुटनों के बल रेंगने पर मजबूर किया गया। इतना ही नहीं, उन पर और भी जुल्म किए गए। उन्हें घास खिलाई गई और नाली का गंदा पानी पीने के लिए मजबूर किया गया। इस पूरी घटना का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो वाकई बवाल मच गया, जिसे देखकर हर कोई सन्न भी रह गया। पुलिस को इस बारे में 23 जून को जानकारी मिली और अब जांच की बात कही जा रही है। ये घटना दिखाती है कि कैसे कुछ लोग कानून को अपने हाथ में लेकर किसी भी हद तक गिरने को राजी हो जाते हैं। और घटना का वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि बीजेपी शासित राज्यों में ऐसी घटनाएं आम होती जा रही हैं क्योंकि उनकी राजनीति नफरत और भेदभाव पर आधारित है। दलित युवकों को घुटनों के बल चलने, घास खाने और गंदा पानी पीने के लिए मजबूर करना न केवल अमानवीय है बल्कि मनुवादी सोच की बर्बरता है। दलितों की गरिमा को कुचलने वाली हर घटना बाबा साहेब के संविधान पर हमला है, समानता, न्याय और मानवता के खिलाफ एक साजिश है। दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उन्हें कड़ी सजा दी जानी चाहिए। देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं। भारत में सस्ते दामों पर मक्का सोयाबीन बेचने पर क्यों अड़ा अमेरिका? भारत और अमेरिका के बीच चल रही एक अहम ट्रेड डील इस वक्त मझधार में फंसी हुई है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कृषि उत्पादों पर लगने वाला आयात शुल्क। अमेरिका चाहता है कि उसके जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जैसे मक्का और सोयाबीन पर भारत में इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी जाए ताकि ये सामान भारत में सस्ते में बिक सके। लेकिन भारत सरकार अपने किसानों को नुकसान से बचाने के लिए ये ड्यूटी कम नहीं करना चाहती, क्योंकि साफ है कि अगर अमेरिका के सस्ते जीएम फूड भारत के बाजारों में आएंगे तो हमारे किसानों की फसलें बिकना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में भारत चाहता है कि उसके टेक्सटाइल, चमड़ा, दवाइयां और कुछ इंजीनियरिंग सामान अमेरिका में बिना किसी टैक्स के बिके, जिससे उनकी ग्लोबल मार्केट में टक्कर बढ़ सके। और वहीं अमेरिका सिर्फ जीएम फूड पर शुल्क घटाने की बात ही नहीं कर रहा, बल्कि वो मेडिकल डिवाइसेस पर टैरिफ कम करने और डेटा लोकलाइजेशन नियमों में ढील चाहता है। इसके अलावा अमेरिका अपने डेयरी उत्पादों, गाड़ी और विस्की जैसे सामानों के लिए भी भारत से कम शुल्क करने की मांग कर रहा है। इन मांगों के चलते ये डील असमंजस की स्थिति में है और 9 जुलाई 2025 की डेडलाइन तक इसका कोई हल निकलता नहीं दिख रहा। और अगर इस तारीख तक कोई सीमित समझौता नहीं हो पाता है तो उसका सीधा असर दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों पर पड़ेगा। सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर डील फाइनल नहीं हुई तो भारत के सामान पर अमेरिका 26% तक शुल्क लगा सकता है, जिससे भारतीय निर्यातकों को बड़ा नुकसान होगा और देश की कृषि अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। तो ये थी खबरें आज की। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगी अगली खबरों के साथ। अगर आपको आज की खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर कर ले। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।